तो बच्चों, आज मैं फिर से कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। चैप्टर क्या नाम है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, किनके बारे में क्या परिवर्तन है। भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, आज इनकी हम चर्चा करेंगे। तो इन चैप्टर के बारे में हमको पहले क्या क्या अध्ययन करना है और क्या क्या नहीं करना है, उनकी थोड़ा हम चर्चा कर लें। तो अध्ययन करना है पहला कि भौतिक परिवर्तन उदाहरण एवं उपयोग। क्या है पहला हेडिंग? भौतिक परिवर्तन एवं उदाहरण एवं उपयोग। अगला हेडिंग रासायनिक परिवर्तन उदाहरण एवं उपयोग। फिर अगला हेडिंग हमारा है क्रिस्टलीकरण। क्या है? क्रिस्टलीकरण। यानी इन मेन इस चैप्टर में 3 हेडिंग हमारे हैं। तो 3 हेडिंग है जिनके बारे में चलेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है इनके बारे में। अब दिया है कि दैनिक जीवन में तो हमको क्या क्या अध्ययन करना है। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए माँ अब से शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। जो हम शक्कर या रस बनाते हैं वो भी एक क्या है? परिवर्तन है। अक्सर हम अपने घर एवं आसपास देखते हैं। इसी प्रकार दूध से दही जमना एक यह परिवर्तन है। दूध से दही जमना भी क्या है? एक परिवर्तन है। लेकिन क्या है परिवर्तन? भौतिक एवं रासायनिक। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। दूध का भी खट्टा होना क्या है? परिवर्तन। खिंचा हुआ रबड़ बैंड किस परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? व्यापक रूप से यह परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जब हम शरबत घोलते हैं तो उसमें भी एक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना, इसमें भी एक परिवर्तन होता है। दूध खट्टा हो जाता है, इसमें भी परिवर्तन होता है। यानी कि परिवर्तन है क्या? परिवर्तन है क्या? तो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो चलिए पहला हेडिंग है कि भौतिक परिवर्तन। आइए दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ भौतिक परिवर्तन के कारक परिवर्तन से पूर्व तथा पश्चात की स्थिति को जानेंगे। यानी कि जब किसके बारे में? भौतिक परिवर्तन के कारक। यानी जब भौतिक परिवर्तन है, जैसे दूध, दही या पानी या जो भी है, तो उसके पहले की स्थिति क्या है? परिवर्तन होने के बाद, यानी दूध से दही बनने के बाद उसकी स्थिति कैसी रहती है, उनकी अब हम थोड़ा चर्चा करें। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कॉलम दिया गया है। पहला है कि मोम। क्या है? मोम ऊष्मा है। क्या है? मोम ऊष्मा है। जब हम मोम की बात करें तो यदि मोम हम पहले देखते हैं तो क्या एक होता है? यदि मोम पूर्व अवस्था में देखते हैं, यानी पहले हम देखते हैं, तो यह मोम एक ठोस अवस्था में हम लोग को दिखता है। लेकिन जब मोम को हम धरा देते हैं तब वह उसकी बाद की स्थिति जो होती है वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जब ठोस मोम को हम जलाते हैं तो जलने के बाद वह एक द्रव के रूप में हमें प्राप्त होता है या दिखता है। अगला फिर है कि जल। क्या है? जल।
यदि हम जल को फ्रीजर में ठंडा करने पर, यदि हम जल को फ्रिज में ठंडा करते हैं तो उस समय की स्थिति देखें हम तो क्या होता है, द्रव में होता है। लेकिन यदि कुछ समय के बाद यदि उसको हम देखें तो फ्रिज में हमारा क्या होता है, वो जम जाता है, एक बर्फ जैसा जम जाता है। तो ये तो हो गई कि पूर्व की स्थिति और बाद की स्थिति, यानी पहले की स्थिति और बाद की स्थिति। अगला है फिर कि नमक। यदि नमक की कोई एक कारक आर्द्रता की उपस्थिति में इसकी पहचान की जाए तो उस समय नमक होता है तो यह ठोस की अवस्था में होता है। यानी कि पूर्व स्थिति की हम बात करें तो यह ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब यह बाद में इसकी स्थिति आती है तो यह क्या होता है, द्रव में उपस्थित हो जाता है। अगला है फिर ओस की बूंद। अधिकतर आप लोग गाँवों में देखते होंगे या शहरों में देखते होंगे कि ओस की जो बूंद होती है यह कारक होता है सूर्य का प्रकाश। यदि ओस की हम प्रारंभिक स्थिति या पहली स्थिति जांच करें तो वह कैसा होता है, द्रव में होता है। यदि वही जब द्रव में होता है तो उसको बाद में जो ओस गिरता है और प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह वाष्प के रूप में बनकर उड़ जाती हैं, उड़ जाती हैं। यानी कि जब द्रव की स्थिति होती है पहले की और बाद में जो धूप होता है तो वह थोड़ी थोड़ी कर वाष्प के रूप में उड़ जाती हैं। अगला है कि नेप्थिलीन बाल, यानी खुले में रखने पर क्या, नेप्थिलीन बाल को खुले में रखने पर यह ठोस जैसा होता है। क्या, ठोस जैसा, कैसा होता है, ठोस जैसा। लेकिन जब बाद में इसको देखें हम तो यह वाष्प जैसा दिखता है हमको। इसी तरह पहला है कि फोटोक्रोमेटिक चश्मा। क्या, फोटोक्रोमेटिक चश्मा, यानी यदि इसको धूप में रखें हम तो इसकी हम जांच करें तो यह रंगहीन दिखता है। पहले क्या दिखता है, रंगहीन। जब ये बाद में होता है परिवर्तन के बाद तो यह रंगीन दिखता है, यानी रंगहीन से रंगीन हो जाता है। ठीक, अब इसी तरफ आगे देखेंगे हम। है कि दो चम्मच नमक लें, एक कटोरी में थोड़ा पानी लेकर उसमें नमक को घोलें, घोल को जब तक गर्म करें जब तक सारा पानी वाष्प न हो जाए। क्या दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है। जब तक घोल को हम गर्म करें जब तक सारा पानी वाष्पित न हो जाए। क्या कुछ दिखाई देता है, आपने कुछ अनुभव किया है, नहीं। बीकर की तली में सफ़ेद पदार्थ दिखाई देता है। क्या, बीकर की तली में एक सफ़ेद पदार्थ दिखाई देता है, यह पदार्थ नमक। अब इसी प्रकार एक चीनी मिट्टी का प्याली में मोम एक ठोस टुकड़े लेकर, क्या, ठोस टुकड़े लेकर पिघलाएं। ठोस मोम द्रव में बदल जाती है। क्या, जो ठोस मोम होता है वह द्रव में बदल जाता है, यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब प्याली को ज्वाला से हटाकर कुछ देर रखा रहने दें तो हम देखते हैं कि मोम पुनः ठोस अवस्था में बदलने लगता है। क्या होता है, ठोस अवस्था में बदलने लगता है। ऊपर के दोनों उदाहरण में कोई नया पदार्थ बन रहा है। क्या, कोई नया पदार्थ बन रहा है। आपने देखा इन सभी परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बना नहीं। पदार्थ के अणु की संरचना में परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तनकारी कारक को हटा लेने के बाद, परंतु पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। यानी कि इसमें है कि जो भौतिक परिवर्तन है यह पूर्व स्थिति में, यानी जब पदार्थ कोई बनता है तो किस स्थिति में आता है उनकी भी हम करेंगे। तो इसमें कहा है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।
भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। यानी कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या? परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात समानतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। क्या है? प्राप्त की जा सकती है, यानी कोई इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन संभावना की जाए तो यह बाद में इसकी हम स्थिति क्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला हमारा है कि रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन हम क्या, भौतिक परिवर्तन था कि यह नया पदार्थ बनता है, लेकिन यह इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन इसकी पूर्व स्थिति हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अब इनको हम देखेंगे। आइए दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ रासायनिक परिवर्तन के कारक परिवर्तन के पूर्व और पश्चात की स्थिति को जानें। तो चलिए परिवर्तन की पूर्व यानी पहले और बाद की स्थिति क्या होती है उनकी भी हम चर्चा करें। तो इसमें लिए हैं पहले हम कागज। क्या लिए हैं? कागज। यदि हम ज्वाला के संपर्क में कागज को रखें, क्या ज्वाला के संपर्क यानी आग के संपर्क में यदि कागज को रखें तो वह कैसा होता है? आग में जाने के बाद वह जलने के बाद वह काला दिखता है, यानी राख हो जाता है। तो यदि हम कहें कि यदि जिस समय कागज को हम देखे थे उस समय हमारा कागज कैसा था? सफ़ेद था, लेकिन जब ज्वाला के संपर्क में हो जाने के पास यानी उसके संपर्क में जाने के पास वह जलकर क्या हो जाता है? राख यानी क्या काला हो जाता है। वह हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। यदि चीनी को लें तो यदि चीनी को हम गर्म करें, क्या यदि चीनी को हम गर्म करें तो यदि चीनी को हम गर्म करेंगे पानी में चाहे कुछ में भी, तो इसका धीमे धीमे आकार यानी परिवर्तन होता है, वह भूरा टाइप दिखता है। यदि हम चीनी का मिठाई बनाते हैं या चीनी का जो मिठाई हलवाई बनाता है उसको देखेंगे तो गर्म करते हैं तो उसका थोड़ा आकार भूरा जैसा दिखता है। पानी में डालते हैं उसको गर्म करते हैं तो वह भूरा जैसा दिखता है। लेकिन यदि चीनी को हम पहले देखा जाए, जो पानी में न डालने के पहले देखा जाए तो चीनी हमारा कैसा सफ़ेद दिखता है ना। तो वह यहाँ पे सफ़ेद पूर्व की स्थिति और जो भूरा है वह बाद की स्थिति। अब इसमें फिर चूने का ताज़ा पानी, क्या चूजे का ताज़ा पानी, तो इसमें फूंक मारने पर यह क्या रंगहीन होता है, लेकिन यदि बाद में इसको की देखा जाए तो क्या होता है? दूधिये जैसा होता है। अब इसी तरह स्टार्च या मंड आयोडीन विलयन यह कैसा है? सफ़ेद है, फिर बाद में नीला हो जाता है। लेकिन हल्दी यदि साबुन का संपर्क किया जाए, क्या हल्दी को यदि साबुन से संपर्क किया जाए तो इसका जो होता है हल्दी का पहले, तो हल्दी को हम पहले देखेंगे तो हमको कैसा दिखता है? पीला दिखता है। लेकिन यदि साबुन के संपर्क पे लाने पर इसका आकार क्या होता है? इसमें परिवर्तन लाल हो जाता है। यदि हम अपने साइड पर हल्दी लगा हुआ है और साबुन का संपर्क कराते हैं तो वहाँ पे हल्का लाल टाइप हो जाता है। होता है कि नहीं? यदि नहीं होता है तो आप लोग प्रयोग थोड़ा सा किसी कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर लगाकर और उनको चेक करिए कि क्या हल्दी के संपर्क में और साबुन से संपर्क कराने पर क्या लाल होता है कि नहीं होता है। तो ये तो था क्या रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो थोड़ा हम ये भी कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, क्या भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन तो हो गया। अब इनकी हम चर्चा करें आगे। तो यहाँ पे है कि मैग्नीशियम की पतली पत्ती, क्या मैग्नीशियम की पतली पत्ती फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए,
इसके लिए सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास, किसके पास? मोमबत्ती के लौ के पास ले जाइए। यह श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगेगी। पूरा जलने के बाद सफ़ेद रंग का पाउडर शेष बच, क्या? जलने के बाद सफ़ेद रंग का पाउडर शेष बच जाता है। क्या यह सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम फीते जैसा लगता है? क्या यह फीते यानी मैग्नीशियम के फीते जैसे लगता है? नहीं, यह एक नया पदार्थ बनता है। क्या? यह एक नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं लौ के पास, तो जो जलता है वह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या कि जो जल जाने के बाद कुछ एक दिखता है हमको। परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो इसके बारे में और अध्ययन करते हैं हम। इसके बारे में हम और अध्ययन करते हैं। इस पाउडर को गर्म कर देने से पुनः एक नया रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे मैग्नीशियम जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का नया पदार्थ बनता है। यह विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अतः इसका विलयन क्षारीय होता है। इस समीकरण में हम समझेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल यानी कि MgO और H2O को मिलाने से हमारा क्या बनता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2। क्या? MgOH2 बनता है। तो आपने देखा कि परिवर्तनकारी कारक हटा लेने के बाद पदार्थ अपने पूर्वावस्था में नहीं आ पाता है। क्या? कारक हटा लेने के बाद पदार्थ अपूर्वावस्था में नहीं आ पाता है। अतः रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समानतः पूर्व पदार्थ। क्या? पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में था कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन पूर्व की स्थिति ज्ञात किया जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन में है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ बनाया जा सकता है, लेकिन पूर्व की स्थिति ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे आइए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के स्थानीय परिवेश में होने वाले कुछ और क्रियाकलापों को जानें। तो चलिए अब इनको हम समझेंगे कि कैसे नहीं होते हैं, क्या क्या पदार्थ नए नए बनते हैं, इनको थोड़ा हम समझें। अब ये तो उनका परिभाषा है रासायनिक और भौतिक। अब इतने हो गए हैं तो फिर आगे हम समझेंगे कि कैसे नए पदार्थ बनते हैं और कैसे इनको हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग है, एग्जाम्पल है मोम का पिघलना। क्या? मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है। क्या? मोम का जमना तथा पिघलना तथा जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन। जबकि मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कहा गया है कि मोम का पिघलना तथा जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो जब ये रासायनिक परिवर्तन है कि पिघलना एवं जमना, तो चलिए देखते हैं। मैं देखा कि ठोस मोम गरने पर पिघल जाती है। मोम गर्म करने पर पिघल जाती है। बर्तन में
हिलने और डुलने लगती है और द्रव में परिवर्तन हो जाती है, पुनः ठंडा करने में स्थिर या जम जाती हैं और ठोस में बदल जाती हैं। यह भौतिक परिवर्तन है। क्या है? ये ठोस में जम जाती है तो क्या हुआ है? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती को प्रारंभ में जलाते हैं तो जलती हुई तीली को बत्ती के निकट लाना होता है। एक बार मोमबत्ती ठीक से जल जाती है, उसे बुझाने के बाद तुरंत जलाने के लिए जलती हुई तीली जब मोमबत्ती में थोड़ी दूर पर ही रहती है तब भी मोमबत्ती जल जाती है। तब पूरे क्रियाकलाप में आप मोम के ठोस, द्रव, गैस तीनों की अवस्था में परिवर्तन का अवलोकन कर सकते हैं। जैसे ठोस खड़ी मोमबत्ती, द्रव जलती लो के नीचे कटोरी नुमा संरचना में पिघली मोम, गैस बुझाने के बाद। यानी वहाँ हेडिंग में कहा गया है कि मोमबत्ती का जमना और का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए यह मोमबत्ती पूर्व स्थिति में यहाँ पे है, पूर्व स्थिति में यहाँ पे मोमबत्ती है। यदि इसको हम यहाँ पे धराएंगे तो जब मोमबत्ती यहाँ पे जलेगी, क्या? जब मोमबत्ती यहाँ पे जलेगी और फिर यहाँ पे हम मोमबत्ती को बुझा देंगे तो ये बताया कि जब मोमबत्ती यहाँ पे बुझ गई है और यहाँ पे जल रही थी, जो यहाँ पे धुआं निकला है सफ़ेद सफ़ेद, क्या हमको कुछ हुआ फिर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? जो मोमबत्ती का धुआं जलकर निकल गया है काला काला, क्या उसको हम वाष्प बनकर उड़ गया है तो क्या उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो जब यानी कि नया पदार्थ बन गया है तो किसमें होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि इसको हम पूर्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परिभाषा में लिखे हैं रासायनिक परिवर्तन में कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनते हैं लेकिन पुनः उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि धुआं निकल गया है तो क्या उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अब यहाँ फिर आगे है कि मोमबत्ती तुरंत जलना। एंड जब मोमबत्ती यहाँ पे जल रही है, जो यहाँ पे साइड से जो यहाँ पिघल रहा है, यहाँ पे जो पिघल कर यहाँ पे जम जाता है नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पे, तो क्या इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं? पुनः इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जो इसको जमेगा, जो पिघलेगा, एंड जब पिघल कर नीचे यहाँ पे इकट्ठा होगा तो इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मोमबत्ती कर सकते हैं कि नहीं? तो एक कहा गया है कि मोमबत्ती का जमना और पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन, जबकि जलना इनका क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यदि ये जमेगा या यहाँ पे इकट्ठा होगा तो इसका हम पुनः मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं हम। तो बच्चों शेष वीडियो हम या शेष इसमें का बचे हुए भाग अगले वीडियो में फिर हम दिखाएंगे। तो चलिए आज तक हमारा वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।